हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर आपकी क्लास को लेकर के हम हाजिर हैं महत्वपूर्ण 20 साइंस के प्रश्नों के साथ, जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। जब पानी से भरी बाल्टी की गहराई देखने की बात होगी तो यहाँ पे दो माध्यमों का जिक्र होगा, और जब दो माध्यमों में प्रकाश की किरणें प्रवेश करते हैं तो वह अपवर्तन की घटना को बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह अपवर्तन होगा। प्रकाश की किरणों के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो जब हम पानी से भरी बाल्टी की गहराई को देखते हैं तो प्रकाश किरणें वायु से पानी में प्रवेश करती हैं, यानी विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं, तो उनका अपवर्तन हो जाता है। तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या होगा? अपवर्तन होगा। अगले प्रश्न पे देखते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। उसी घटना पे फिर ये रिपीट हुआ प्रश्न, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। तो जब पानी में डाली हुई छड़ी की बात करेंगे तो पुनः वही बात हो गई कि प्रकाश की किरणों के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो जब प्रकाश की किरणों के द्वारा हम पानी में डाली हुई छड़ी को देखेंगे तो प्रकाश किरणें वायु से पानी में प्रवेश करेंगी, तो उनका स्वाभाविक है पिछले प्रश्न के जैसा ही अपवर्तन होगा। यानी प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उनका वेग बदल जाता है, यानी उनकी चाल बदल जाती है, उनकी दिशा बदल जाती है। तो इस प्रकार से अपवर्तन की घटना हो जाएगी। तो पानी में डाली हुई छड़ी अगर टेढ़ी दिखाई देती है तो उसका भी कारण अपवर्तन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? दर्पण है, दर्पण की चौड़ाई को हम दर्पण का क्या कहेंगे? तो बच्चों, दर्पण की चौड़ाई की जब बात होगी तो वह दर्पण का द्वारक बनेगा। दर्पण का द्वारक बनेगा। क्यों? क्योंकि दर्पण पे यदि प्रकाश किरणों को डाला जाएगा तो डालने के बाद प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होंगी, और जब परावर्तित होती हैं तो परावर्तित होने के दौरान मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर मिलते हैं, तो वहाँ पे तो फोकस बनता है, वहाँ पे बात फोकस की हो जाएगी। ध्रुव की बात होगी तो मुख्य अक्ष ही दर्पण को जिस बिंदु पे काटेगा, टकराएगा, वह ध्रुव हो जाएगा। अब द्वारक की बात होगी तो द्वारक हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं, द्वारक यानी यह द्वार से संबंधित है। तो पूरा दर्पण का जो चौड़ाई होगी वही दर्पण का द्वार बनेगा, तो यह दर्पण का द्वारक हो जाएगा। दर्पण की चौड़ाई को हम दर्पण का द्वारक कहेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। 3 प्रकार के दर्पण ऑप्शन में बताए जा रहे हैं कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, जिसमें अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण जो है इसी के द्वारा ही सोलर कुकर कार्य करता है। यानी अवतल दर्पण का काम क्या होता है कि अवतल दर्पण पे जो भी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वह प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। तो जब प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है तो एकत्रित करने की कंडीशन में सोलर कुकर कार्य करता है। उस सोलर कुकर के पैनल पर जब प्रकाश किरणें पड़ते हैं तो वह उन किरणों को एकत्रित कर लेता है। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। अगले प्रश्न पे आते हैं, रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, यानी कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर फिर वही बात आ जाएगी कि अगर रोगियों के कान, नाक, गले की बात की जाएगी तो उनमें छोटी चीज़ों को देखना होता है, और छोटी चीज़ों को देखने के लिए प्रकाश किरणों को एकत्रित करना पड़ता है। तो एकत्रित करने की जब बात आती है तो वहाँ पे हमेशा अवतल दर्पण का जिक्र किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वह अवतल दर्पण होगा।
अगला प्रश्न, हीरे का अपवर्तनांक है। हीरे का अपवर्तनांक है। अब अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक एक प्रकार से पदार्थों की सघनता को बताता है। तो जब हीरे के अपवर्तनांक की बात होगी तो हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो अधिक होने का जिक्र अगर हम कर रहे हैं तो 2.42। याद रखेंगे कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है यह 2.42 होता है। अगला है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। देखते हैं वाहन, जो फोर व्हीलर या अन्य वाहन होते हैं, वाहन में चालक के सामने एक शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है। तो वह प्रश्न में यही है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है वह कौन सा दर्पण होता है। तो बच्चों, मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने लगा होता है वह उत्तल दर्पण होता है। वह जो दर्पण होगा उत्तल दर्पण होगा। तो उसका हम सही जवाब बताएंगे उत्तल दर्पण। अगले प्रश्न पे आते हैं, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। तो जो टार्च होता है वह, इसमें ऑप्शन में बताया जा रहा है, समांतर प्रकाश पुंज है, संसृत प्रकाश पुंज है, अपसृत प्रकाश पुंज है और सभी कथन सत्य। इसमें बता रहा है कि या तो समांतर प्रकाश पुंज है, या फिर यह संसृत प्रकाश पुंज है, या अपसृत प्रकाश पुंज है, या फिर तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो टार्च से प्रकाश पुंज निकलता है वह हमेशा संसृत प्रकाश पुंज होता है। संसृत प्रकाश पुंज। अगला प्रश्न हमारा है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो जो नेत्र हमारा है वह रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो उसकी जब बात हुई, नेत्र हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र हमारा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। हम किसी वस्तु को देखते हैं तो नेत्र के द्वारा उस वस्तु का हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो बनता कैसे है, तो उल्टा बनता है तो हमेशा जो हमारे नेत्र में लेंस है उस लेंस के मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। और जब नीचे बनता है तो नीचे वाले प्रतिबिंब को हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी सामान्य नेत्र रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न हमारा, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। जो नेत्र लेंस है उसमें समायोजन की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन से हमारे हैं, आइरिस के द्वारा होता है, नेत्र लेंस द्वारा होता है, सिलियरी पेशियों द्वारा होता है, या कार्निया द्वारा होता है। तो समायोजन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो नेत्र लेंस हमारा नेत्र में जब है तो हम कभी भी समायोजित की बात करें, छोटी से छोटी वस्तु को यदि हमको देखना होता है तो हम जो चेहरे की मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों को ही सिकुड़ने का काम करते हैं। तो साफ पता चल रहा है कि पेशियां, उसमें पेशियां शब्द प्रयोग किया गया। तो इसका सही ऑप्शन है सिलियरी पेशियों द्वारा। नेत्र लेंस में समायोजन की जो क्रिया होती है वह पेशियों द्वारा ही होती है। और किस पेशी द्वारा होती है, सिलियरी पेशी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। अगर कोई स्वस्थ नेत्र है तो उसका जो निकट बिंदु होता है वह नेत्र से सेमी में 25 सेमी की दूरी पर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेमी की दूरी पर होता है। और जब दूर बिंदु की बात करते हैं तो दूर बिंदु उसका अनंत पर होता है। जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पर होता है। तो निकट बिंदु 25 सेमी पे और दूर बिंदु जो होता है वह अनंत पर होता है। तो प्रश्न था कि किसी नेत्र का निकट बिंदु है तो हम बताएंगे 25 सेंटीमीटर। 12वें प्रश्न पे आते हैं, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। जो आँख की पुतली हमारी है वह किस प्रकार कार्य करती है। तो आँख की पुतली का काम होता है, पुतली की यह विशेषता के अंतर्गत पढ़ा जाता है कि जो पुतली है इसी के रास्ते से प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। हालांकि प्रकाश जो प्रवेश करता है वो कार्निया के द्वारा प्रवेश करता है। तो कार्निया का ही एक छोटा सा छिद्र, कार्निया का ही एक छोटा सा भाग पुतली होता है। तो जब कार्निया का ही ये छोटा सा भाग है, इसका मतलब प्रकाश अब उस कार्निया के पुतली के द्वारा ही प्रवेश कर रहा है। तो आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो यहाँ से पता चला कि जब वो प्रकाश उस रास्ते से प्रवेश कर रहा है तो वह द्वारक का कार्य करेगा।
तो जो आँख की पुतली है यह परिवर्तित द्वारक की भांति व्यवहार करती है। हमारे नेत्र में प्रकाश इसी के द्वारा ही प्रवेश करता है और यह जो पुतली है वह कार्निया का बीच वाला भाग यानी छोटे से छिद्र के जैसा भाग होता है जो पुतली है, और उसकी विशेषता होती है कि अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है और कम प्रकाश है तो अपने आप बड़ी हो जाती है। 13 नंबर प्रश्न हमारा, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। अभी हम लोग पीछे जिक्र किए कि जो मानव नेत्र का निकट बिंदु होता है वह 25 सेमी होता है। जब निकट बिंदु की बात होती है तो निकट बिंदु हमारा 25 सेमी पे होता है, यह निकट बिंदु है। तो जो निकट बिंदु हमारा है वह 25 सेमी पे है, लेकिन जब दूर बिंदु की बात होती है तो दूर बिंदु जो है वह अनंत पे है। अगला प्रश्न हमारा, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जो हॉल्स वगैरह होते हैं उनमें जो पर्दा लगा होता है उस पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यही 14 नंबर हमारा प्रश्न है। तो सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो बताएंगे कि सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसका सही ऑप्शन वास्तविक प्रतिबिंब। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश के रंगों का जब क्रम देखते हैं हम तो रंगों का क्रम वर्ण विक्षेपण के अंतर्गत आता है। प्रकाश के रंगों का कण जब देखते हैं तो उसमें नाम आता है वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण की बात आती है तो जब वर्ण विक्षेपण के क्रम की बात करते हैं तो उसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है और जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात होती है यह बैगनी रंग की है। बैगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग की है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है। और खतरे की जब बात होती है, सिग्नल की बात होती है, तो हमें ऐसी रंग के तरंग का उपयोग करना होगा जो दूर से दिखाई दे। तो अधिक तरंगदैर्घ्य की जब बात है तो अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की है। तो जब अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की है तो स्वाभाविक है कि खतरे के सिग्नल में प्रयोग कौन किया जाएगा, लाल रंग प्रयोग किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो जब किलोवाट घंटा के मात्रक की बात करेंगे तो इसमें हम देखें, आप विद्युत आवेश का विद्युत लिखा है तो इसकी मात्रक की जब बात होगी तो इसका मात्रक कूलाम हो जाता है। विभवांतर विद्युत की बात होगी तो इसका मात्रक वोल्ट हो जाता है। शक्ति की बात होगी तो इसका मात्रक वाट हो जाता है। लेकिन जब ऊर्जा की बात करेंगे तो इनकी कैटेगरी में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन बड़े स्तर पर कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक लिखा जाता है वही किलोवाट घंटा लिखा जाता है। किलोवाट घंटा जो है यह कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट है, फिलामेंट का तात्पर्य यह है कि विद्युत बल्ब में जो बीच वाला भाग होता है जो जलता है वो किसका होता है। तो याद रखना आपको कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का क्यों होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक है यह बहुत उच्च होता है। अन्य की अपेक्षा टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। जब टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है तो इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का होता है। अगला प्रश्न, प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता है क्या। तो प्रतिरोधकता एक प्रकार का विशिष्ट प्रतिरोध है। प्रतिरोधकता का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोधकता होती है अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध यह और रो से प्रदर्शित किया जाता है। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं और रो बराबर होता है RA/L। जो प्रतिरोधकता है उसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है RA/L, जहाँ R प्रतिरोध है जिसका मात्रक ओम, A क्षेत्रफल है एरिया जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर और L लंबाई जिसका मात्रक मीटर।
तो मीटर स्क्वायर मीटर ये कट जाता है, तो आर और आर का मात्रक ओम, और यहाँ पे एक ए का जो मात्रक कट गया है मीटर बचा है, तो इस हिसाब से इसका मात्रक ओम मीटर हो जाता है। तो प्रतिरोधकता एक प्रकार का विशिष्ट प्रतिरोध है जिसका मात्रक ओम मीटर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ओम मीटर। रो से इसे प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा को जब नापने की बात होती है, तो विद्युत धारा को नापने की बात होती है तो वहाँ पे अमीटर शब्द प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब विद्युत धारा की उत्पत्ति की बात होती है, तो विद्युत धारा की उत्पत्ति कौन करता है? जनित्र, जिसे डायनमो भी हम कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, विद्युत जनित्र या डायनमो। सही आंसर इसका विद्युत जनित्र है। इस श्रेणी का जो लास्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्वि फोकस लेंस, बेलनाकार लेंस। तो निकट दृष्टि दोष यह एक ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है। और इसके अपोजिट जो दूर दृष्टि दोष होता है, उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष, जो निकट दृष्टि दोष है, उस दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में हमेशा अवतल लेंस लगा होता है। तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। इस प्रकार से हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर इन प्रश्नों की सीरीज अच्छी लगे तो इस क्रम में आगे और भी प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।